नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय शिया राम, जय माता दी, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद फौजदार, स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। दोस्तों, हम राजस्थान पॉलिटी के अंतर्गत आज हम लोक नीति नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। और लोक नीति जो कि हमारे सिलेबस के अंदर दी हुई है, एक नया कंटेंट ये ऐड किया है, लोक नीति। इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा एग्ज़ामों में ये टॉपिक अभी नहीं आया है, तो नया ही टॉपिक है ये अभी तक। आइए हम पढ़ते हैं इसको। इससे पहले मैं हम स्टार्ट करें, इससे पहले मैं आपसे अनुरोध कर देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं लोक नीति का टॉपिक। लोक नीति को इंग्लिश में पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। पब्लिक पॉलिसी के बारे में जानते हैं कि पब्लिक पॉलिसी क्या है। क्या है लोक नीति? तो लोक नीति है सरकार के द्वारा बनाई गई वह नीति जो कि लोक कल्याण के लिए कार्य करती है, लोक नीति कहलाती है। यानी कि जनहित में कार्य करने वाली नीति जो सरकार बनाती है उसे लोक नीति कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में यह स्पष्ट उल्लेख दिया हुआ है कि सरकार अथवा राज्य सरकार, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार लोक कल्याण के को ध्यान में रखकर ही कोई भी नीतियां बनाएगी। ये हमारे संविधान के भाग 4 में स्पष्ट तौर पर उल्लेख मिलता है हमें इस तरह से। अब लोक नीति की विशेषताओं की बात करें तो लोक नीति की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? सरकार लोक नीतियों के माध्यम से अपनी इच्छा को व्यावहारिक रूप देती है और नीतियों के माध्यम से हमें उसकी शासन व्यवस्था की पहचान होती है। सरकार की शासन व्यवस्था की हमें पहचान होती है। तो लोक नीतियों की विशेषता की बात करते हैं। लोक नीति की पहली विशेषता है कि लोक नीति एक प्रगतिशील प्रक्रिया है जो कि आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जैसी आवश्यकता होती है यह उसी हिसाब से अपना स्वरूप बदल लेती है, उसी हिसाब से चेंज हो जाती है। यानी कि लोक नीति जो है एक बार में नहीं बनाई जा सकती। जैसे समाज के और समय के साथ में बदलाव होते हैं समाज के अंदर, उसी के अनुसार जो है नीतियों में भी बदलाव किया जाता है। आज हमारी नीति है, मान लो एक लोक नीति बना दी। कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे लेता हूँ। जैसे सपोज करो कि पहले एक इनकम की नीति बना दी। सरकार को 3 लाख रुपए के ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने उसमें छूट प्रदान कर दी, कहा 5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। हो सकता है कुछ समय बाद में सरकार इसमें 10 लाख रुपए के बाद में टैक्स ले। तो इस तरह से नीतियां बदल सकती है सरकार। अपनी नीतियां बदलती रहती है और समय की मांग के अनुसार जो है नीतियां चेंज रहती हैं। दूसरे नंबर की बात करते हैं। राजनीति लोक हित पर आधारित होती है, इसलिए सदैव लोकहित को ध्यान में रखकर वही नीति बनाई जाती है जो कि लोक नीति का उद्देश्य हमेशा लोक कल्याण होता है। यानी कि राजनीतिक लोगों के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं वो जो है लोक कल्याण की नीति ही बनाई जाती हैं। और राजनीति या कहें राजनीतिक पार्टियां कहें, ये सब लोक कल्याण के लिए ही कार्य करती हैं। इन्हें लोक कल्याण के लिए ही कार्य करना पड़ता है। तीसरे नंबर की बात करते हैं कि लोक नीति भविष्योन्मुखी होती है। भविष्योन्मुखी का मतलब ये भविष्य को ध्यान में रख के बनाती हैं, वर्तमान के साथ साथ में भविष्य को ध्यान में रखती हैं कि आने वाले 10 साल के बाद ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए ये अपनी नीतियों को बनाते हैं। लोक नीति वर्तमान की अपेक्षा भविष्य पर अधिक केंद्रित होती है कि भविष्य में हमारे भविष्य के अंदर जुड़े हुए उद्देश्य उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। लोक नीति की दिशा निर्देश रेखांकित करती है। लोक नीति जो है दिशा निर्देश रेखांकित करती है, राजनीतिक दिशा निर्देश, ताकि समय पर जो है प्रशासन इन निर्देशों का पालन करे और लोक कल्याण के उद्देश्यों को पूरा करे। अगला पॉइंट, लोक नीति विभिन्न संगठनों और सरकारों, गैर सरकारी संगठनों के सहयोग का परिणाम होती है। लोक नीति का निर्माण केवल सरकार ही नहीं बल्कि गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के द्वारा भी किया जाता है और इन सभी के सम्मिलित सहयोग का परिणाम है लोक नीति।
लोक नीति केवल सरकार बनाती है, लेकिन अकेली सरकार नहीं बनाती। दो बात यहाँ पर विरोधाभासी बात है कि लोक नीति जो है केवल सरकार बनाती है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, मुख्यतः केंद्र सरकार बनाती है, पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी जो है लोक नीति बना सकती है जो लोक कल्याण के लिए हितकारी हों। तो उन नीतियों का निर्माण जो है ये आम जनता के सहयोग से भी करती हैं, प्रेशर से भी करती हैं, कुछ जनता की मांग के अनुसार भी करती हैं। तो इस तरह से सरकार के साथ साथ में जनता का या अन्य व्यक्तियों का भी सहयोग होता है, अन्य व्यक्ति या संस्थाओं का भी सहयोग होता है। लोक नीति परिणाम उन्मुखी होती है, परिणाम उन्मुखी होती है, तथा लोक नीति जो है सदैव बनाई जाती है तो वो परिणाम की पूर्ति करे। लोक नीति इसीलिए बनाई जाती है कि हमें जिस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमें लोक नीति बनाई जाती है। जैसे अभी कोरोना आया, कोरोना की समस्या, महामारी से परेशान थे, तो महामारी से बचने के लिए उपाय सरकार ने नियम बनाए कि आपको घर में रहना है, लॉकडाउन के अंदर रहना है, मास्क लगाना है। तो ये नियम बनाए सरकार ने, ये नीति बनाई सरकार ने। तो ये हम लोक कल्याणकारी हैं। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद नहीं आए, लेकिन जन कल्याण के लिए ये लोक नीतियां बनाई जाती हैं। लोक नीति निर्माण पर प्रभाव की बात करते हैं कि लोक नीति निर्माण पर किस किस का प्रभाव पड़ता है। तो लोक नीति निर्माण पर जिन घटकों का प्रभाव पड़ता है उनको देखें। पहला है विचारधारा। जैसी विचारधारा के लोग सरकार में होते हैं, वैसी ही विचारधारा की लोक नीति पर सरकार जो है, सरकार की लोक नीति में दृष्टिगोचर होती है। यानी कि जिस विचारधारा के लोग सरकार के अंदर होते हैं, उसी तरह की नीति हमें उनकी उसकी विचारधारा जो है हमें उसकी लोक नीतियों में नजर आती है। जैसे हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार जो है हिंदूवादी सरकार है, ऐसा कहते हैं। सरकार नहीं कहती, पर लोग कहते हैं, विपक्षी दल कहते हैं कि ये हिंदूवादी सरकार है। तो इन्होंने एक CAA कानून लेके आए, राष्ट्रीय नागरिकता अधिनियम लेके आए, जिसमें मुसलमानों को देश में नागरिकता देने का कोई प्रोविजन नहीं है, बाकी हिंदू और अदर कास्ट के लोगों को, अदर धर्म के लोगों को जो है देश के अंदर नागरिकता देने का प्रोविजन है। जो सरकार की विचारधारा है वो विचारधारा उसकी लोक नीति में नजर आ रही है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है जनमत। जनमत संग्रह, यानी कि जनमत संग्रह वैसे भारत में नहीं होता है, पर जनमत दबाव होता है। जनमत के दबाव से लोक नीति का निर्माण किया जाता है, अपनी भूमिका को अदा करता है, चाहे वह पर्यावरण का मुद्दा हो या अधिकार का मुद्दा, शोषण का मुद्दा हो। तो इन क्षेत्रों में जो है नीति जनता के द्वारा, जनता की सक्रियता के आधार पर और प्रभाव के कारण जो है सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं। जनमत की बात करें, जैसे एक घटना हुई थी, आपको याद होगा, दिल्ली के अंदर वो बलात्कार की घटना हुई थी, जिसमें लड़की को बाद में, कुछ दिन बाद में इलाज के लिए बाहर भी, विदेश में भी भेजा था, लेकिन कुछ दिन बाद में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उस लड़की की मृत्यु हो गई थी। तो जनता, आम जनता विरोध में आई, इस चीज के विरोध में आई, और इस चीज के लिए जनता के द्वारा जगह जगह आंदोलन किए गए। तो इन आंदोलनों को और ये जनमत क्रिएट हुआ, एक तरह से जनमत क्रिएट हुआ। इस जनमत के दबाव में आके सरकार ने उसके खिलाफ कानून बनाए, बलात्कार के खिलाफ कानून बनाया कि मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया सरकार ने। पहले नहीं था, लेकिन बाद में सरकार ने जनता के दबाव में आके ये प्रावधान किया, तो इसे जनमत कहते हैं। सरकार की छवि, प्राय सभी सरकारें जो हैं जनता में अपनी छवि को लेकर सचेत रहती हैं, और कई बार सरकार नीति इस प्रकार की बनाती हैं कि उनकी छवि जो है खराब नहीं हो। अपनी छवि को लेकर भी सरकारें जो हैं एक्टिव रहती हैं। अगले की बात करते हैं तो बाहरी दबाव के अंदर भी काम करती हैं सरकारें जो है। जैसे सरकार जो है नीतियों में बाहरी देशों के दबाव में, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भी कार्य करती हैं। जैसे सन 90 के दौरान, 90 के अंदर भारत जो है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी भारत की, काफी आर्थिक स्थिति खराब थी। तो आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से 90 के दशक में निजीकरण के दौरान, उदारीकरण आदि को लागू करने में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का दबाव था, और उनके दबाव में नीतियां बनाई थी। श्री नरसिंहा राव जी के सरकार के समय पे जो है देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी।
उस समय पर जो है इन विदेशी, या विदेशी कहें या फिर बाहरी दबाव कहें, बाहरी दबाव में जो है नीतियां बनी थी। अन्य कारकों की बात करें तो आपदा है, मनोवैज्ञानिक है या व्यक्तिगत आदि प्रभावों के कारण भी नीतियां के रूप में जो है परिलक्षित होती है। अब बात करते हैं हम नीति निर्माण की प्रक्रिया। नीति निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, आपको चार्ट में दिख रहा होगा। नीति निर्माण की प्रक्रिया के अंदर चार्ट में जैसा कि दे रखा है, हो सकता है आपको नजर नहीं आ रहा हो तो ये नोट हो रहा है इधर की साइड में। अगला पेज पे चलता हूँ। जो नीति निर्माण की प्रक्रिया है, सबसे पहले जो नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है, अगर कोई समस्या फेस कर रहे हैं तो पहले समस्या को परिभाषित किया जाता है। शुरुआत में फर्स्ट ऑफ ऑल नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले समस्या को देखा जाता है कि समस्या क्या है, समस्या को परिभाषित किया जाता है। फिर उसके विकल्प देखे जाते हैं, इस समस्या को बचने के लिए क्या क्या विकल्प है, उस समस्या से बचने के लिए विकल्पों पर तलाश किया जाता है। फिर एक विकल्प का चयन किया जाता है। मान लो 3 या 4 विकल्प हमें मिले कि इस समस्या से बचने के लिए 4 विकल्प हैं, तो उनमें से जो श्रेष्ठ विकल्प होता है उस श्रेष्ठ विकल्प को चुना जाता है। श्रेष्ठ विकल्प हमारा व्यावहारिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब उसमें आम जनता को बड़ा कष्ट हो उसको झेलने में। यानी कि विकल्प हमारा ऐसा विकल्प हमारे अनुसार बेहतर होना चाहिए, भले ही सर्वोत्तम नहीं हो, पर हमारे अनुसार जो है जनता को सुरक्षा और कम कष्ट दे, इस तरह का होना चाहिए। जो निर्णय लिया गया है उसका क्रियान्वयन करना होता है। फिर उसके बाद में अगला स्टेप जो आता है, वो जो भी हमने निर्णय लिया है उस निर्णय का क्रियान्वयन करना होता है। और वह कार्य जब तक वो संपूर्ण नहीं हो जाता है, जब तक जो है उसके क्रियान्वयन और उसकी देखरेख करनी होती है। उसके बाद में उस निर्णय के अंदर हमें सफलता मिली या असफलता मिली, इसको मापना होता है, उसका पैमाना देखना होता है। अगर हमें सफलता मिली तो बहुत ही अच्छी नीति रही हमारी, जो हमने नीति बनाई, और अगर हमें असफलता मिली तो असफलता के हमें फिर कारणों पर विश्लेषण करना होता है, फिर विवेचना करनी होती है हमें कि असफलता हमें क्यों मिली और उससे सबक लेना होता है आगे के लिए। इस तरह से जो है लोक नीतियों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में लोक नीति निर्माण का संगठन देखते हैं। लोक नीति निर्माण का संगठन कौन कौन से हैं, किस किस संगठन की जो है लोक नीति के निर्माण में भूमिका रहती है। तो लोक नीति के निर्माण में सरकार की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि होती है, क्योंकि नागरिक तथा संपूर्ण राष्ट्र के जीवन में लगभग हर एक पक्ष को छूती है। सरकार जो है हर पक्ष को छूती है, सरकार की ही सबसे बड़ी भूमिका होती है। नीति निर्माण की संरचना के अंतर्गत समूची राजनीतिक व्यवस्था शामिल होती है। लोक नीति निर्माण 2 प्रकार की संरचनाओं से प्रमुखतः होता है। 2 प्रकार की संरचना कौन कौन सी, एक तो सरकारी संरचना और दूसरी गैर सरकारी संरचना। सरकारी संरचना के अंदर बात करें तो कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, प्रशासन तंत्र होता है या न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका भी सरकार को आदेश देती है कि इस विषय में नीति बनाइए। विधायिका तो नीति बनाती है। प्रशासन तंत्र भी उसकी मदद करता है नीति बनाने में, बताता है कि व्यवहारिक तौर पर ये इस तरह से लागू होगी। और कार्यपालिका भी जो है नीति बनाने के लिए हमारे सांसदों और विधायकों को जो है उसके बारे में अवगत कराती है, जनता के बारे में, कि जो डायरेक्टली फील्ड से जुड़े हुए जो है कार्यपालिका या प्रशासन तंत्र होता है। गैर सरकारी संगठन की बात करें तो हित समूह हैं, राजनीतिक दल हैं, जनसंचार के माध्यम हैं यानी कि मीडिया है, और सामाजिक आंदोलन हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं। ये जो हैं सरकार के ऊपर दबाव बनाती हैं, अलग अलग तरह से अपना मत देती हैं, इनका मत सरकार तक पहुंचता है। इन मतों के आधार पर सरकार जो है अपने जो है नीति बनाती है। भारत में नीति निर्धारण के अभिकरण का मतलब होता है कि वो कौन कौन से अंग हैं, वो कौन कौन से प्रमुख अंग हैं जो मुख्य भूमिका निभाते हैं नीति निर्माण के अंदर, तो उनके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं। पहला है संविधान। संविधान सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि भारत के संविधान में नीतियों के मूलभूत स्रोत है। नीति बनाने का मूलभूत स्रोत संविधान है, और संविधान की प्रस्तावना तथा नीति निर्देशक सिद्धांत प्रशासनिक नीतियों के प्रेरणा स्रोत हैं। हमारा संविधान जो है हर चीज के लिए, हमें नीति बनाने के लिए हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होता है, और संविधान के इर्द गिर्द रहते हुए ही हम नीतियां बनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं संसद के। तो संसद जो है सरकार की प्रमुख नीतियां संसद के द्वारा ही स्वीकृत की जाती हैं, संसद के द्वारा ही बनाई जाती हैं। भारतीय संसद जो है बजट, अनुदान, पूरक मांगे,
प्रश्नकाल, राष्ट्रपति का अभिभाषण पर वाद विवाद, इन सब के माध्यम से जो है नीति निर्माण में सक्रिय भूमिकाएं निभाता है। संसद जो है सक्रिय भूमिका निभाता है। दबाव समूह की बात करें तो कुछ प्रेशर ग्रुप्स ही होते हैं, ऐसे दबाव समूह जिनके माध्यम से जो है सरकार जो है सामान्य हित के व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक मामले में को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे हैं भारत में श्रमिक संघ हैं, बहुत सारे अलग अलग यूनियन बनी हुई हैं श्रमिक संघों की, व्यावसायिक संघ हैं, कृषक संघ हैं, समुदाय हैं, फेडरेशन हैं, फेडरेशन ऑफ इंडिया हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, इंडस्ट्री हैं, ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप्स हैं। इस तरह से अलग अलग ग्रुप्स हैं जो कि अपनी अपनी मांग रखते हैं, सरकार से मांग करते हैं, सरकार को ज्ञापन देते हैं, सरकार उन ज्ञापनों पर विचार करती है और उनके अकॉर्डिंग उनको राहत प्रदान करने के लिए नीतियां निर्माण करती है। इसके बाद में राजनीतिक दल हैं, अपनी अपनी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं। तो उन विचारधाराओं में अपने चुनाव के घोषणा पत्रों में जो है अपनी नीतियों के बारे में बताते हैं। उस नीतियों के अंदर चुनाव में की गई घोषणा पत्रों के लिए लुभावने जो घोषणा करते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है नीतियां बनाते हैं फिर सरकार जो है वो भी होती है, यानी कि राजनीतिक दलों का भी इसमें योगदान होता है। इसके बाद में मीडिया की बात करते हैं। मीडिया का तो आज की डेट में बहुत बड़ा रोल हो गया। मीडिया हर चीज को अपना अलग अलग विश्लेषण कर करके दिखाता है। तो मीडिया नीतियों के निर्माण में प्रभावशाली भूमिका निभाती है। मीडिया लोकमत का सृजन करने के लिए एक प्रचलित नीति के अनुकूल कार्य करती है। इसके अलावा परामर्शदात्री समितियां होती हैं। अनेक परामर्शदायी समितियां होती हैं जो नीतियों का निर्माण करने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इन समितियों में आर्थिक समिति, समन्वयक समिति तथा राजनीतिक मामलों की समिति, आयात निर्यात से संबंधित समितियां भी प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ये भी अपने अपने परामर्श देती हैं सरकार को, इनके अकॉर्डिंग जो है नीतियां बनती हैं। अब हम बात करते हैं लोक नीति के प्रतिरूपण यानी कि मॉडल के। कौन कौन से मॉडल, किस किस मॉडल से हमारे यहाँ लोक नीतियां बनाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं संस्थावादी प्रतिरूप की। संस्थावादी प्रतिरूप क्या होता है? संस्थावादी प्रतिरूप है लोक नीति के निर्माण में केवल सरकार के द्वारा किया जाता है और उसमें किसी भी अन्य संगठन की भूमिका नहीं होती है। यानी कि लोक नीति निर्माण केवल और केवल सरकार के द्वारा की जाती है, किसी भी संगठन जो की भूमिका नहीं होती है। लेकिन अब हम अन्य जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अब इसी के बिल्कुल अपोजिट में पढ़ेंगे। यहाँ हमने पढ़ा है कि केवल सरकार की भूमिका होती है। अब औरों में पढ़ेंगे कि इनकी भी भूमिका लोक नीति के निर्माण में होती है। अब तक भी हम देखते आए थे कि बहुत सारे प्रेशर ग्रुप हैं और इनकी भूमिकाएं होती हैं लोक नीति के निर्माण में, ये सरकार का मत बदलते हैं। राजनीति का निर्माण में सरकार के द्वारा लोक नीति का निर्माण जो है सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें अन्य संगठनों की भूमिकाएं भी होती हैं, जैसे मीडिया की, जनमत की, दबाव समूह की, इनकी भूमिकाएं भी होती हैं। तीसरा है अभिजात प्रतिरूप। अभिजात प्रतिरूप क्या होता है? तो ये होता है लोक कल्याण को ध्यान में रखकर जो नीति बनाने का दावा किया जाता है उसकी वास्तविकता में उस नीति का लाभ केवल निकटतम लोगों को हो रहा होता है। जैसा कि सरकार के ऊपर आरोप लगाया जाता है, वर्तमान में बीजेपी सरकार के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये सरकार अंबानी और अडानी के लिए काम करती है। जो नीति बनाती है वो अंबानी और अडानी के लिए बनाती है। अडानी और अंबानी की सरकार है, उनके कहने पे नीतियां बनाती है। इस तरह के दबाव जो है अक्सर करके विपक्षी दल लगाया करते हैं। तो उस तरह की नीति को जो है अभिजात प्रतिरूप नीति कहते हैं। इसके अलावा अभिवृद्धिकारी प्रतिरूप होता है। अभिवृद्धिकारी प्रतिरूप जो है इसके अनुसार लोक नीति का एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात एक स्थान पर अथवा एक समय पर नहीं बनाई जाती है, बल्कि समय समय पर निरंतर इसमें सुधार होते रहते हैं। जो सरकार आई, एक सरकार आई, उसने अपने अकॉर्डिंग इसमें सुधार कर दिया नीति में, फिर दूसरी सरकार आई, अगली उसने अपने अकॉर्डिंग कर दिया, या फिर उसी सरकार ने जैसे कि समस्या क्रिएट हुई है, समय की मांग हुई, उसके अकॉर्डिंग जो है नीतियों में परिवर्तन कर दिया। तो नीतियां लगातार जो है बदलती रहती हैं, नीतियां इकट्ठी नहीं चलती। इसके बाद बात करते हैं अंतिम कूड़ादान प्रतिरूप की। जो कूड़ादान प्रतिरूप होता है इसमें लोक नीति का निर्माण जो है एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि एक समय में नहीं किया जाता है, बल्कि समय समय पर जो है विभिन्न प्रकार के लोग, अनेक लोग जो है अपना अपना योगदान प्रदान करते हैं। कूड़ेदान का मतलब है कि अलग अलग तरह के हर व्यक्ति अपना अपना योगदान देता है नीतियों के निर्माण में। एक व्यक्ति या एक संस्था के द्वारा ये लोक नीतियों का निर्माण नहीं किया जाता है। समय के साथ में अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग योगदान होता है। जैसा कि हमारा संविधान
1950 में बन के तैयार हो गया था, लेकिन उसके बाद में समय समय पर संविधान के अंदर संशोधन होते रहे हैं और संविधान बदलता रहा है। तो ये लोक नीति ही है, ये संविधान के अंदर बदलाव ही हो रहा है, ये कूड़ादान प्रक्रिया ही है। अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग सरकारों के द्वारा अपनी अपनी प्रोसेस की जा रही है, अपने अपने हिसाब से उसमें चेंज किए जा रहे हैं अपने, तो वो लोक नीतियों का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, लोक नीति के निर्माण में जो क्वेश्चन आएगा हमारा, जो अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, एग्जाम में जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा अक्सर करके केंद्र सरकार के द्वारा, मुख्यतः केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं। जैसे वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि गरीब लोगों को 5 लाख तक का बीमा देते हैं। और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। ये गैस से संबंधित योजना चलाई गई है, गैस सिलेंडर गरीबों को वितरित करने के लिए। जनधन योजना चलाई गई है, खेतों के मृदा परीक्षण की योजना चलाई गई है। इस तरह से जो केंद्र सरकार की जो योजना है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अतः योजनाओं को जरूर और जरूर पढ़ें, यानी कि जिन योजनाओं को हम उसमें पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, वो योजनाएं लोक नीति के अंदर सभी आएंगी। जो योजनाएं केंद्र सरकार की योजनाएं हों या राज्य सरकार की योजनाएं हों, उन योजनाओं को हमें अवश्य पढ़ के जाना है। और जो लोक नीति से संबंधित क्वेश्चन आएगा वो वहीं से आएगा, और वो समस्त योजनाएं लोक नीति के अंतर्गत आती हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।